हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं अपने सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट का। दिसंबर 2025 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर सीएमए इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है। ठीक है, तो इस वक्त आपके सामने जो मैंने ओपन किया हुआ है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, टर्म दिसंबर 2025, दिसंबर 2025 का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है। हालांकि मैं इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व कराना शुरू करूं दोस्तों, उससे पहले मैं कुछ आपको जरूरी बात बता देता हूं। ये जरूर बड़े ध्यान से सुनिएगा आप मेरी इस बात को। देखिए दोस्तों, ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर हम दिसंबर 2025 का सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो इससे पहले के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जैसे जून 25, दिसंबर 24, जून 24, उन मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस वाले मॉडल क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एज इट इज। फर्स्ट बात, पहली बात। दूसरी बात, हमने दोस्तों हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए। हर चैप्टर के एमसीक्यूज भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अगर आपने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू क्लास ऑलरेडी देख ली है, तो ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर के अंदर अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये एक तरह से आपका रिवीजन है। क्योंकि जितने क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर में और एमसीक्यू क्लास में सॉल्व करे, वो सभी क्वेश्चन एज इट इज रिपीटेड हैं। एज इट इज रिपीटेड हैं वो क्वेश्चन। सिर्फ ये नहीं कि यही वाला मॉडल क्वेश्चन पेपर दिसंबर 25 का। आप कोई भी अटेम्प्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको ये फील होगा कि सर, आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास करवाई थी, आपने जो एमसीक्यू क्लास करवाई थी, एज इट इज पूरा का पूरा इसके अंदर उठा हुआ आया हुआ है। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, वेस्टर्न इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कहां कहां सॉल्व करा, पहले मैं वो बताता हूं। बाकी मैं यहां पर आपको प्रॉपरली सॉल्व करवाने वाला हूं, दोबारा से वापस पूरा सॉल्व करवाने वाला हूं। फिर भी मैं बता देता हूं सर हमने कहां सॉल्व किया इसको। एक तो जब मैंने आपको डिविडेंड चैप्टर पढ़ाया था, उसके जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाए थे, उसमें सॉल्व किया। उसके अलावा दोस्तों, मैंने आपको, आप चेक करेंगे आपके कोर्स में आपको एक फोल्डर मिलेगा स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा क्वेश्चन या कॉमन क्वेश्चन करके। मैंने आपके फोल्डर में स्टडी मटेरियल कॉमन क्वेश्चन करके दिया हुआ है, जिसमें मैंने 8 केस स्टडी आपको आपके मॉड्यूल से उठा के सॉल्व करवाई है। ये क्वेश्चन इज एज इट इज सेम क्वेश्चन है जो मॉड्यूल का स्टडी मेट का जो आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, 8 केस स्टडी। देखिए, मैं यहां पर दिखा भी देता हूं आपको। ये वाला क्वेश्चन इस वक्त जो आप देख पा रहे हो दोस्तों, एज इट इज ये सेम क्वेश्चन है दोस्त। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वेस्टर्न इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और वो माइक्रोचिप्स को मैन्युफैक्चर करती है। ईयर 2000 से 2015, 2010 से 2015 तक कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही थी, जिसकी वजह से कंपनी अच्छे खासे डिविडेंड्स भी डिक्लेयर कर रही थी। और इवन जो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही थी, वो 500% से 2000% तक डिविडेंड दिए जा रहे थे। आगे चलते हैं। आगे अपना क्वेश्चन बोल रहा है, लेकिन 2016 के अंदर कंपनी पब्लिक इशू लेकर आई इक्विटी शेयर्स का, जिसकी वजह से कंपनी की कैपिटल जो अभी तक 5 करोड़ थी वो 15 करोड़ हो गई। तो ऑब्वियस बात है कि कंपनी के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इंक्रीज हो गए। तो पहले कंपनी कंपनी का जितना प्रॉफिट था, कंपनी के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम थे, इसलिए डिविडेंड उनके हाथ में ज्यादा आ जाता था। लेकिन अब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ गए, तो अब अगर कंपनी डिविडेंड देगी तो ऑब्वियस बात है कि अब डिविडेंड कम आएगा।
क्योंकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ज्यादा हो गए, पहली बात। दूसरी बात, ये बोल रहा है कि कंपनी ने क्या किया है कि डिविडेंड की रेट कम कर दी, मतलब जो पहले 500 से 1000% तक जा रहा था, अब वो 2000% जा रहा था, अब वो 20 से 50% ही जाने लगा 2016 से 2021 में। कुछ शेयर होल्डर्स ने तीन एनुअल जनरल मीटिंग, जो 3 इयर्स की एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, उसमें ये बोला कि कंपनी गलत कर रही है और कंपनी को ज्यादा डिविडेंड देना चाहिए, ये वो। लेकिन कंपनी के चेयरमैन ने बोला कि देखो, हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, कंपनी में प्रॉफिट है, और हम चाहें तो उस प्रॉफिट को डिविडेंड की तरह दे सकते हैं शेयर होल्डर्स को। लेकिन एक तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ गए, इसलिए थोड़ा कम डिविडेंड मिल रहा है आपको। दूसरा, हम जानबूझ के डिविडेंड भी कम दे रहे हैं आपको, क्योंकि जो पैसा है, जो प्रॉफिट है, उसे हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एट द एंड वहां से प्रॉफिट जनरेट होगा तो फायदा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्टली डिविडेंड नहीं दे रहे हैं। अब इससे रिलेटेड दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 1 to 4 इसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन, क्या कंपनी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर कंपनी के अगेंस्ट में ये ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी हमें लोअर डिविडेंड दे रही है? देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि डिविडेंड देना कंपनी की मर्जी है। अगर कंपनी डिविडेंड दे तो अच्छी बात, और अगर कोई कंपनी ये बोले कि नहीं, मैं तो डिविडेंड नहीं दूंगी, तो आप उस कंपनी को फोर्स नहीं कर सकते। आप उस कंपनी को फोर्स नहीं कर सकते कि कंपनी को डिविडेंड देना ही पड़ेगा। ये कंपनी की कंप्लीटली मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी चाहे तो डिविडेंड दे और कंपनी चाहे तो डिविडेंड नहीं दे। हाँ, अगर एक बार कंपनी ने डिविडेंड का अमाउंट डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद में वो डिविडेंड, और एक बार कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर डिविडेंड का अमाउंट डिक्लेयर कर दिया और शेयर होल्डर्स ने उसे अप्रूव कर दिया, उसके बाद वो एक स्टैट्यूटरी डेट बन जाता है। उसके बाद में कंपनीज को वो देना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर्स ये बोल दें कि कंपनी जो है उसको डिविडेंड देना ही पड़ेगा और इतना डिविडेंड देना पड़ेगा, इससे ज्यादा डिविडेंड क्यों नहीं दे रही हैं। नहीं, इवन अगर दोस्तों आपको याद हो तो हम लोगों ने एक प्रोविजन पढ़ा था, हम लोगों ने ना ये प्रोविजन तक पढ़ा था कि कंपनी कितना डिविडेंड देती है, ये बात कंपनी पहले बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करती है। लेट सपोज कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि कंपनी जो है वो डिविडेंड देगी 6%। अब सपोज करो कि कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग में आकर डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, तो जितना बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड डिसाइड हुआ उससे कम डिक्लेयर किया जा सकता है, लोअर कैन बी डिक्लेयर्ड, लेकिन ज्यादा डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, 6% से ज्यादा। और इसकी वजह मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते वक्त भी बताई थी। कंपनी ये जो अमाउंट या जो परसेंटेज ऑफ डिविडेंड निकालती है ना, बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करती है कि इतना हम डिक्लेयर करेंगे, ये इस बात को ध्यान में रख के डिक्लेयर करती है कंपनी की सभी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल जाए। हमारे पास में जो प्रॉफिट है, हम कितना डिविडेंड डिक्लेयर करें कि सभी को मिल जाए। अब कंपनी ने यहां पर उतना डिसाइड कर दिया, अब आप एजीएम में एकदम से एक्स्ट्रा 6 की जगह 7%, 8% डिक्लेयर कर दोगे, हो सकता है इतना कंपनी के पास में डिविडेंड देने को पैसा ही ना हो, कुछ शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिले, कुछ को ना मिले, तो कंपनी लोअर कर सकती है, ज्यादा नहीं कर सकती। क्लियर है ये चीज यहां तक? पहली बात। दूसरी बात, कंपनी के शेयर होल्डर्स इस बात को ऑब्जेक्ट कर ही नहीं सकते। अब आ जाते हैं सेकंड पे। क्या अगर कोई कंपनी है जो पहले कभी ज्यादा डिविडेंड देती थी, आज उसने डिविडेंड देना रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया डिविडेंड का अमाउंट, क्या ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ में ऑपरेशन किया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। बीपो, नो रिडक्शन ऑफ डिविडेंड अलोन डज नॉट अमाउंट टू ऑपरेशन। क्लियर है ये चीज यहां तक? देखो, इसका आंसर जो है वो सी होगा, इसका आंसर सी होगा। नो, ओनली द बोर्ड कैन रिकमेंड डिविडेंड, शेयर होल्डर कैन ओनली अप्रूव और लोअर देम, कम कर सकते हैं पर ज्यादा नहीं। और इसका आंसर जो है वो बी होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मान के चलो अगर शेयर होल्डर्स ऑपरेशन के केस में, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ऑपरेशन के केस में अगर
अपील करना चाहते हैं, एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, तो क्या 75% 75 शेयर होल्डर लगा सकते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। हमने पढ़ा है दोस्तों ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट चैप्टर के अंदर, कितने लोग लगाएंगे? कम से कम 100 शेयर होल्डर्स आर नीडेड, कम से कम 100 शेयर होल्डर्स की जरूरत है, या फिर शेयर होल्डर्स जिन्होंने इशूड कैपिटल का 10% होल्ड किया हुआ है। नेक्स्ट, डू माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैव एनी फोरम टू रेज देयर ग्रीवेंस? अगर मान के चलो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को ऐसा लगता है कि हमारे साथ में कुछ गलत हुआ है, मान लो, और अगर उन्हें कहीं कंप्लेंट करनी है तो कहां करेंगे? या तो कंपनी के अंदर इन्वेस्टर रिलेशन कमेटी रहती है, खुद कंपनी के अंदर कंपनी जो है वो इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बना के रखती है कि इन्वेस्टर की जो ग्रीवेंस, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिड्रेस, उनको सॉल्व करा जाए, उसकी कमेटी, वहां पर अप्लाई कर दो, या फिर एनसीएलटी के पास में, तो आंसर ए होगा। क्लियर है ये चीज यहां तक? चलते हैं दोस्तों अपन लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इंट्रीम डिविडेंड को कौन डिसाइड करता है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? ए, एबीसी लिमिटेड। बहुत सिंपल है, और इस तरीके का क्वेश्चन जब हमने एमसीक्यू करे थे ना चैप्टर 1 के, तब किया था हमने इस तरह का क्वेश्चन। ये बोल रहा है एबीसी लिमिटेड इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है। एक, लेट सपोज मैं यहां पर ना इसको ऐसे बना देता हूं। ये बोल रहा है कि एक एबीसी लिमिटेड नाम की कंपनी है, और वो एबीसी लिमिटेड इंडिया में रजिस्टर्ड है दोस्तों। तो इंडिया में रजिस्टर्ड है का मतलब इंडिया के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। क्लियर? अच्छा, उसके 100% शेयर्स होल्ड किए हुए हैं एक्स वाई जेड ने, और एक्स वाई जेड फॉरेन के अंदर रजिस्टर्ड है, फॉरेन के अंदर रजिस्टर्ड है। इतना हमें सवाल दिया है, देखो, एबीसी लिमिटेड इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, उसके 100% शेयर के वाई जेड ने होल्ड करे है ना, एक्स वाई जेड की जगह के वाई जेड ने करे। ये के वाई जेड जो है वो यूके की कंपनी है, उसका यूके के अंदर बिजनेस है, और उसका कोई इंडिया के अंदर कोई बिजनेस नहीं है, यूके की है। तो हमारे लिए एबीसी लिमिटेड कौन है? अरे यार, सवाल में हमें कंफ्यूज ही क्यों ना है भाई? एबीसी लिमिटेड कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है, और और जो कंपनी इंडिया के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है वो इंडियन कंपनी है। मैटर खत्म करो ना भाई, हमें और कुछ सोचना ही क्यों है इसका? इंडियन कंपनी है, ए आंसर होगा इसका। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन केस ऑफ पर्सनल इंसॉल्वेंसी, अगर पर्सनल इंसॉल्वेंसी मतलब किसी इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन की इंसॉल्वेंसी हो रही है, तो जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड होता है उसके पास में कौन सी पावर होती है? पता है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है। आप बोलोगे नहीं सर, आपको लग रहा है सिंपल क्योंकि आप पढ़ाते हो डेली। हमारे लिए सोचो ना, हम कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं एक दिन में, हमारे लिए सिंपल नहीं है। सिंपल है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर आपको ये याद नहीं है ना, इवन अगर आपको ये याद नहीं है कि यार मैंने जो आईबीसी चैप्टर पढ़ा था उसमें आईबीबीआई के पास में किसकी तरह पावर होती है, अगर ये आपको याद नहीं है ना दोस्तों, तो भी आप इसका आंसर करके आ जाओगे। रीजन है नीचे की जो लाइन है कि आईबीबीआई जो है उसके पास में पावर होती है, कौन से कोर्ट के जैसी पावर होती है, ताकि वो समन इशू कर सके, वो बोल सके कि मेरे सामने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करो, बुक्स प्रोड्यूस करो, इंस्पेक्शन कर सके। और ध्यान हो अगर दोस्तों आपको, हमने एक चैप्टर पढ़ा था, मैंने उसमें आपको कम से कम 5 से 6 बार एक बात बोली थी, 5 से 6 बार एक बात बोली थी। अगर कोई अथॉरिटी अगर कोई अथॉरिटी आपसे ये बोल रही है कि मेरे सामने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करो, मेरे सामने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या व्हाटएवर बुक्स वो प्रोड्यूस करो, मेरा जो सवाल है उनके जवाब दो, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करो, या आपको समन इशू करे कि फलानी तारीख पे मेरे ऑफिस में प्रेजेंट हो, ये सब काम सिविल कोर्ट के होते हैं।
ये सब काम सिविल कोर्ट के होते हैं। अब चाहे से मानकर चलो दोस्तों कि अगर कंपनी के अंदर इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी चल रही है और उसमें कोई इंस्पेक्टर या आरओसी अगर कंपनी में इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उनके पास भी सिविल कोर्ट वाली पावर होती है। मतलब वो भी कंपनी से बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर। तो सिविल कोर्ट की पावर होने का मतलब क्या है? सिविल कोर्ट क्या करता है? आज मान के चलिए आपके और मेरे बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो गया, तो ये तो सिविल केस है ना। मैंने आपके ऊपर या आपने मेरे ऊपर केस फाइल करा कि इसने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, ये सिविल केस है ना। जब ये केस कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट क्या करेगी दोस्तों? कोर्ट पहले सबूत मांगेगी, एविडेंस विटनेस मांगेगी, डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, फिर समन जारी करेगा कि फलानी तारीख पे मेरे सामने प्रेजेंट हो जाओ, मेरे सवालों का जवाब दो। ये सिविल है, क्रिमिनल थोड़ी है। मैंने कोई आपके गोली थोड़ी ना मार दी, या आपने कोई किडनैप थोड़ी ना कर लिया, या आपने सर थोड़ी ना फोड़ दिया, क्राइम थोड़ी ना कर दिया दोस्त। ऑब्वियस बात है ना, इसका जो आंसर है वो तो सिविल कोर्ट है, डी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, जब हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर का एमसीक्यू क्लास करी थी, एज इट इज ये क्वेश्चन पढ़ा था, और ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इनमें से किस लेवल पर सबसे ज्यादा रेलिवेंट है? मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको ये बोला था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर रूल्स बनते हैं। मैंने आपको ये बोला था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर दोस्तों रूल्स बनते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर स्ट्रेटेजी बनती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर डायरेक्शंस दिए जाते हैं, पॉलिसी बनती है कि इस तरीके से काम करना चाहिए। और कौन बनाता है पॉलिसी? कौन है पॉलिसी? सर, बनाता है टॉप लेवल। आपके घर में पॉलिसी कौन बनाता है? आपके, अब आप ये मत बोलेगा अरे सर, जब हम कभी अपनी फैमिली हम घूमने जाते हैं ना पिकनिक पे, तो सर मैं और मेरी बहन और भाई जो है ना, वो हम डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है, वो सब नहीं। आज कोई बड़ा डिसीजन लेना है कंपनी आपके घर में, तो या तो पापा लेते हैं या मम्मी लेती है, और आपको वो मानना पड़ता है, वैसा वैसा आपको करना पड़ता है, मुझको करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि टॉप लेवल पर जो लोग बैठे हैं ना, वो पॉलिसी बनाते हैं, वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा रेलिवेंट टॉप लेवल पर होता है। ए आंसर है। ये पढ़ा है हमने अपनी एमसीक्यू क्लास में कॉरपोरेट गवर्नेंस की। चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो भी हम लोगों ने पढ़ा है, कॉरपोरेट गवर्नेंस के ही एमसीक्यू क्लास में हमने पढ़ा है। मैंने आपको एक बात बताई थी, आप ध्यान करो। मैंने आपको ये बोला था कि सपोज करो चार कंपनियां हैं। एक है ए कंपनी, एक है बी कंपनी, एक है सी कंपनी, और एक है डी कंपनी। अब दोस्तों ये चारों कंपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस को फॉलो करती हैं। ये चारों कंपनी कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करती हैं। ये चारों कंपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस की सभी पॉलिसीज को कंप्लाई करती हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन चारों में से वो कौन सी कंपनी है जिसने सबसे बेस्ट तरीके से कॉरपोरेट गवर्नेंस को फॉलो किया, तो आप कैसे बताओगे? आप बोलोगे सर, एक ना सीआरए नाम का बॉडी कॉरपोरेट होता है, जिसे बोला जाता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये सर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ना, ये एक बॉडी कॉरपोरेट है। इसके अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन बैठे होते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। और इनका काम होता है, और इनका काम क्या होता है दोस्तों? इनका काम होता है ये चेक करना कि कंपनी
जो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस या सीएसआर कर रही है उनमें से कौन सी कंपनी है जिसने सबसे बेस्ट तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस किया, सबसे अच्छी जगह सीएसआर का पैसा डोनेट किया, और ये उस पर रेटिंग देते हैं। और ये उस पर क्या देते हैं दोस्तों? ये उस पर रेटिंग देते हैं। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए जो रेटिंग दी जाती है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देती है। मैंने आपको ये तक बताया था, ये सीआरएस जो हैं, इवन जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो कंपनी आईपीओ लाने से भी पहले एटलीस्ट वन, कम से कम एक सीआरए से रेटिंग जरूर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन अपन लोगों ने एमसीक्यू क्लास जो करी थी सेबी लॉज की, आपका जो सीएमए फाइनल का जो पार्ट बी है, सेक्शन बी 40 नंबर का, उसमें जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेबी लॉज, जिसके अंदर 3 चैप्टर पढ़ते हैं। आईपीओ हम पढ़ते हैं, उसके अलावा हम आपका टेक ओवर कोड पढ़ते हैं, और आपका ये इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस पढ़ते हैं। इसकी जब हमने एमसीक्यू क्लास करी तब ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। और ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, और मैंने बताया था वहां भी एक टाइपिंग मिस्टेक थी कि फॉलोइंग की स्पेलिंग सही नहीं थी। देखो यहां भी फ्लोइंग लिख दिया फॉलोइंग की जगह। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिक्वायर प्रोस्पेक्ट आईपीओ? आंसर इज सी। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं अपन लोग आगे। दोस्तों नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो अपन लोगों ने एमसीक्यू क्लास कंपटीशन एक्ट जब चैप्टर पढ़ा था उसमें सॉल्व करी हुई है। मैंने आपको बताया था कंपनी की जितनी प्राइस है, मतलब कंपनी, लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे, आज अगर कोई कंपनी है और वो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और उस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट 80 रुपए आई, लेकिन वो कंपनी उस प्रोडक्ट को बेच रही है 60 रुपए पे, इसका मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने में जितना खर्चा लगा उससे भी कम रुपए पर बेच रही है। क्यों कर रही है? क्यों कोई कंपनी लॉस में अपना प्रोडक्ट बेच रही है? क्योंकि मार्केट में शायद वो कंपटीशन खत्म करना चाहती है, अपना दबदबा बनाना चाहती है ना? मार्केट में शायद वो कंपटीशन खत्म करना चाहती है, शायद वो अपना दबदबा बनाना चाहती है। तो फिर दोस्तों ये जो प्राइस है, जो कि कॉस्ट से कम प्राइस है, उस प्राइस को क्या बोला जाता है? प्रीडेटरी प्राइस। चैप्टर में पढ़ा था, और इवन मैंने जब कंपटीशन के एमसीक्यू क्लास सॉल्व कराई थी वहां पढ़ा था। तो आंसर इज सी, प्रीडेटरी प्राइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने एमसीक्यू क्लास में किया हुआ है, कंपटीशन चैप्टर की मॉड्यूल में दिया हुआ है, सेम एज इट इज क्वेश्चन। कंपटीशन एक्ट चैप्टर यहां खत्म हो रहा है, एमसीक्यूज चालू है, मॉड्यूल के अंदर दिए हुए हैं। कंपटीशन एक्ट ने किस एक्ट को रिपील किया था? एमआरटीपी एक्ट 1969। आंसर इज सी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोगों ने अपनी बैंकिंग लॉ वाली एमसीक्यू क्लास में पढ़ा हुआ है और मॉड्यूल में दिया हुआ है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया था। पूरा नाम ही क्या है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। एरडा कब स्टैब्लिश हुआ था? यार 1999 में। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1999 में आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोगों ने दोस्तों साइबर लॉ की जब एमसीक्यू क्लास करी थी उसमें किया हुआ है। अगर कोई पर्सन आपके कंप्यूटर में बिना आपकी परमिशन लिए, अथॉरिटी लिए अगर एंटर कर रहा है तो उसे ट्रेसपास बोला जाता है। ट्रेसपास का मतलब ही होता है जब हम बिना किसी की परमिशन से अंदर घुस जाते हैं। तो ये दोस्तों हम लोगों ने जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है आपका दिसंबर 25, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि 30 मार्क्स का है, 30 नंबर के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। 30 नंबर का पेपर हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। और आप सोचिए दोस्तों कि अब जो आपके, चलो पहले के टाइम पर तो ऐसा हुआ करता था कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन हुआ करते थे उसमें पहले आप ऑप्शन लिखते थे, उसके बाद में आपको एक्सप्लेनेशन रीजन भी लिखना होता था दोस्तों। अब तो वो भी नहीं। अब तो आपके पास में ओएमआर शीट आती है, उसमें बस आपको बबल फिल करना है और ऐश करना है। तो हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चन दोस्तों यहां पर सॉल्व कर लिए। अब अपन चलते हैं अपने
डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के ऊपर। अब दोस्तों ये जो पहला क्वेश्चन आप यहां पर देख रहे हो ना, ये जो पहला क्वेश्चन, क्या सर ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है? हाँ जी। कहाँ किया सर? ऐसे ही बोल रहे हो, जो क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए बोल रहे हो सॉल्व किया है, ऐसे झूठ बोलते हो आप तो। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्लास पॉज कर लो ये वाली। चले जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास चैप्टर नंबर 2 इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट सेक्शन 186। ये क्वेश्चन जून 2025 में पूछा गया है। सर झूठ बोल रहे हो, अपनी बुक में दिखा सकते हो? इस बात को दिखा सकते हो? ये लो, अभी दिखा सकता हूँ। एक सेकंड रुक जाए बस। पेज नंबर 17, ये देख लो। जून 2025 में 7 नंबर का क्वेश्चन आया है, ये रहा ये रहा। जून 2025 में 7 नंबर का क्वेश्चन, एज इट इज वही क्वेश्चन है, देख लो आप, देख लो। 40 लाख, 45 लाख, 6.5%, देख लो। एग्जैक्टली वो क्वेश्चन है। तो सर ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में सॉल्व किया, मतलब प्रीवियस ईयर जो क्लास है अपनी चैप्टर नंबर 2 की, उसमें सॉल्व किया है। हाँ सर, यहाँ पर एक बार दोबारा से करवा दो, करवा देता हूँ, दोबारा से करवा देता हूँ वापस से सॉल्व। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन के अंदर हमें एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी की इंफॉर्मेशन दी हुई है, और हमसे यह पूछा जा रहा है कि एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी के पास में एबीसी कंपनी आई। एक एबीसी कंपनी है, वो एक्स वाई जेड कंपनी के पास में गई और एक्स वाई जेड से जाकर बोला कि मुझे 40 लाख रुपए का लोन दे दो 40 महीने के लिए। और अब एक्स वाई जेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग बुलाकर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर्स की अप्रूवल नहीं ले रही है, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स की अप्रूवल नहीं ले रही है, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल के साथ में 6.5% की इंटरेस्ट रेट से एबीसी को 40 लाख का लोन दे रही है 40 महीने के लिए। क्या सही है कि गलत है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर लोन 40 लाख का ना होके 45 लाख का होता तो आपका आंसर क्या होता? देखो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन है, और ये यहां पर दिखा देता हूं, एक सेकंड रुक जाए, देखो यहां मैं सॉल्व भी करवा देता हूं। 1 मिनट रुक जाए बेटा। हाँ जी, आ गए ये। अब सबसे पहले तो आप ये देखिएगा दोस्तों, हम लोगों ने जब सेक्शन 186 पढ़ा था, तो मैंने आपको ये बोला था कोई भी कंपनी अगर किसी दूसरी कंपनी को या बॉडी कॉरपोरेट को लोन देना चाहती है, या उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, या उसके बिहाफ पे गारंटी देना चाहती है, या उसके बिहाफ पे सिक्योरिटी देना चाहती है, तो एक लिमिट है, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए है वो लिमिट। उस लिमिट के अंदर अंदर बोर्ड मीटिंग बोर्ड रिजोल्यूशन से हो जाएगा। लिमिट के बाहर जा रहे हो तो जनरल मीटिंग में एसआर पास करना पड़ता है। लिमिट क्या है सर? लिमिट है दोस्तों 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड पी एंड एल अकाउंट, या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट प्लस पी एंड एल, विच एवर इज हायर। इनमें से जो भी ज्यादा आ जाए उतनी लिमिट तक कंपनी बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन से कर सकती है लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट। उससे ऊपर जनरल मीटिंग में ऐसा, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो पेड अप शेयर कैपिटल हमको ये दी हुई, तो पेड अप शेयर कैपिटल दी हुई है 40 की, ठीक है जी। पी एंड एल दिया हुआ है हमको 22 का, पी एंड एल दिया हुआ है 22 का। हमको शेयर प्रीमियम अकाउंट दिया हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, शेयर प्रीमियम अकाउंट हमें 10 का दिया हुआ है, तो 10। क्या हमें कहीं रिजर्व दिया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं सर, कहीं भी रिजर्व नहीं, फ्री रिजर्व्स नहीं दिए। मशीन को रिवेल्युएट करने के लिए अकाउंट बनाया है, लेकिन वो फिक्स्ड रिजर्व है मशीन्स के लिए, फ्री रिजर्व तो कहीं पर है नहीं।
तो इसका 60% निकाल लेंगे। तो ये कितना बन गया आपका? 40 और 10 50, 72। अब 72 का 60% कैलकुलेट कर लो दोस्तों। 43,20,000। ठीक है जी। या फिर अपन निकाल लेते हैं 100%, और 100%। अब 100% किसका आएगा? कैपिटल का नहीं लेंगे, तो 40 लाख नहीं लेंगे, तो क्या बचा? 22 और 10 32, है ना भाई? 100% किसका लेते हैं? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, पी एंड एल। अब फ्री रिजर्व है नहीं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और पी एंड एल है हमारे पास में। वो कितना है? 22 है और 10 है, तो टोटल 32 हो गया। 32 लाख का 100% इज 32 लाख। तो विच एवर इज हायर? 43.20 लैक्स। कंपनी इतना लोन या गारंटी या सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर सकती है बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके। करना कितना चाहती है? 40 लाख। तो अब आप आंसर लिखोगे कि अगर कंपनी 40 लाख का लोन दे रही है तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन से दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसी आंसर के अंदर लिखोगे कि अगर कंपनी 45 लैक्स का लोन देना चाहती है, अगर कंपनी 45 लैक्स का लोन देना चाहती है, तो जनरल मीटिंग में एसआर पास कराना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट एक्सीड हो जाएगी। यहां तक सॉल्व हो गया सवाल? अब ध्यान कीजिए, अब ये बोल रहे हैं कि जो लोन दे रही है कंपनी, वो 6.5% की इंटरेस्ट रेट पर दे रही है। क्या ये करेक्ट दे रही है? क्या ये सही है कि गलत है? ध्यान कीजिए स्टूडेंट। हम लोगों ने जब ये चैप्टर पढ़ा, सेक्शन 186 पढ़ा, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी, मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने आपको बोला था कि जब भी कंपनी लोन वोन देगी, तो जो इंटरेस्ट रेट होगी, वो इंटरेस्ट रेट कम नहीं होनी चाहिए, लोअर नहीं होनी चाहिए। किससे कम नहीं होनी चाहिए? गवर्नमेंट जो अपनी सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट दे रही है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। अब सर, गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी पर 6.5% भी दे रही है, 6.7% भी दे रही है, 6.9 भी दे रही है। हम जितने टाइम के लिए लोन दे रहे हैं, हम देखेंगे हमारा जो टेन्योर है लोन देने का, उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट का जो टेन्योर है, उसमें कितना इंटरेस्ट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पर जो कंपनी लोन दे रही है, वो दे रही है 40 महीने के लिए। तो 40 महीने का मतलब क्या हो गया? यहां पर हमें गवर्नमेंट जो अपनी सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट देती है, उसके तीन बातें बताई हैं। एक साल में, 1 साल वाली सिक्योरिटी पर कितना इंटरेस्ट देती है, 2 साल वाली सिक्योरिटी जो 2 साल में मैच्योर होती है उस पर कितना देती है, और 3 साल वाली मैच्योरिटी पर कितना देती है। अब मुझे बताओ, 40 महीने का मतलब क्या हो गया? सर, 3 साल, 36 मंथ्स, प्लस 4 महीने। इन तीनों में से सबसे नजदीक कौन सा है? इसके 3 इयर्स प्लस 4 मंथ्स के सबसे नजदीक कौन सा है? सर, ये 3 इयर्स है। मतलब कंपनी 6.9% से नीचे लोन नहीं दे सकती, उससे ऊपर ही दे सकती। और ये एग्जैक्टली पढ़ा है अपन ने। ये चीज अपन लोगों ने पढ़ी हुई है दोस्तों, चैप्टर के अंदर, आपको अगर याद हो। तो कंपनी 6.5 पे नहीं दे सकती, 6.9 पे कम से कम देना ही पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अपन लोगों ने इसे डिस्कस किया हुआ है। और ये क्वेश्चन आपका दोबारा, अब सोचो, ये सेम क्वेश्चन जून 25 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, 7 नंबर का। फिर भी दिसंबर 2025 के मॉडल क्वेश्चन पेपर में सीएमई इंस्टीट्यूट ने इसको उठा के दे दिया। क्या मतलब है इसका? शायद इस दिसंबर 2025 के अंदर भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शायद। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़िएगा, क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से, बड़े आराम से पढ़िएगा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन उनको आता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बच्चों को आता है, पर ज्यादातर बच्चे इसको
गलत करके आएंगे, ये मेरी गारंटी। क्यों सर? क्वेश्चन पढ़ो, इसलिए पहले पढ़ो एक बार। क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक्सप्लेन द लिमिट with regard to remuneration fixed by the central government or the company under section 200 of the Companies Act। अब सुनिए मेरी बात को, अब सुनिए दोस्तों। हम लोगों ने ना डायरेक्टर चैप्टर के अंदर एक सेक्शन 197 पढ़ा। हम लोगों ने दोस्तों डायरेक्टर चैप्टर के अंदर एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 197। मैंने आपको बोला था ये जो सेक्शन 197 है ये मैनेजरियल रेमुनरेशन की बात करता है। ये बोलता है कि एक कंपनी एक साल में जो मैक्सिमम मैनेजरियल रेमुनरेशन दे सकती है वो 11% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। उस करंट फाइनेंशियल ईयर का जो नेट प्रॉफिट है उसके 11% तक दे सकती है, उससे ज्यादा नहीं दे सकती। उससे ज्यादा देना चाहती है तो फिर उसके अलग एक्सेप्शंस हैं। फिर मैंने आपको बोला था अगर कोई कंपनी इस प्रोविजन को, सेक्शन को फॉलो करके रेमुनरेशन नहीं दे रही है, क्यों? शायद उसके पास में एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है। कंपनी बोल रही है कि यार मेरे पास में ना पर्याप्त इनफ प्रॉफिट्स हैं ही नहीं कि मैं सेक्शन 197 के अकॉर्डिंगली अपने डायरेक्टर्स को रेमुनरेशन दे सकूं, तो फिर उस केस में दोस्तों शेड्यूल 5 आ जाता है। अब बहुत सारे बच्चे इसे शेड्यूल ना बोल के स्केड्यूल बोलते होंगे, वो अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है। अगर आप स्केड्यूल बोल रहे हो तो भी ठीक है, आज के टाइम पे उसे स्केड्यूल ही बोला जाता है, पर मैं उसे शेड्यूल बोलता हूं। जैसे बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग इसको जी बोलते हैं, है ना, जैन जी, लेकिन मैं इसको जेड बोलता हूं। दोनों ही सही हैं, इनमें से गलत नहीं है। अगर आप बोलोगे नहीं सर इसको जेड नहीं बोला जाता, इसको जी ही बोला जाता है, तो आज तक इतने सालों से जो कहावत थी कि मुझे तो ए टू जेड सब कुछ आता है, वो कहावत ही गलत हो गई। अब आप बोलोगे सर हम तो वो कहावत ही नहीं बोलते, हम तो ए टू जी बोलते हैं, तो इसलिए मैं इसे शेड्यूल बोल रहा हूं, ठीक है। अगर कोई कंपनी सेक्शन 197 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली रेमुनरेशन नहीं दे पा रही है क्योंकि उसके पास में एडिक्वेट इनफ पर्याप्त प्रॉफिट्स नहीं है, तो शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंगली वो रेमुनरेशन पे कर दे। लेकिन अगर कोई कंपनी सेक्शन 197 के अकॉर्डिंगली रेमुनरेशन नहीं दे पा रही है, एडिक्वेट प्रॉफिट है नहीं उसके पास में, तो मैंने बोला शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंगली रेमुनरेशन दे दे। शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंगली भी रेमुनरेशन नहीं देना चाहती, तो आता है सेक्शन 200। कंपनी सेक्शन 197 के हिसाब से रेमुनरेशन दे नहीं पा रही क्योंकि उसके पास पर्याप्त प्रॉफिट नहीं है, शेड्यूल 5 के हिसाब से देना नहीं चाहती, शेड्यूल शेड्यूल 5 की जो लिमिट है उसके हिसाब से देना नहीं चाहती, तो सेक्शन 200 आता है जिसमें यह बोला जाता है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना रेमुनरेशन मिलना चाहिए। अब सबसे पहली बात मैं आपको एक बताऊं, सेक्शन 197 के अंदर लिमिट दी हुई है रेमुनरेशन की कि इसको कितना मिलेगा, और शेड्यूल 5 के अंदर भी लिमिट दी हुई है कि कंपनी की जितनी इफेक्टिव कैपिटल है उसके हिसाब से किसको कितना रेमुनरेशन मिलेगा। लेकिन ये जो सेक्शन 200 है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि डायरेक्टर्स को कितना रेमुनरेशन मिलेगा, उसमें कोई लिमिट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड कर देता है। हाँ, सेक्शन 200 के अंदर कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी रेमुनरेशन डिसाइड करेगी डायरेक्टर्स का, तो फलाने फलानी चीजों को, फैक्टर्स को कंसीडर करेगी, एंड आफ्टर कंसीडरिंग ऑल दोज फैक्टर्स सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड हाउ मच अमाउंट ऑफ रेमुनरेशन शुड बी पेड टू अ पर्टिकुलर डायरेक्टर। अब आपसे जो सवाल पूछा गया उसमें पूछा गया एक्सप्लेन द लिमिट, एक्सप्लेन द लिमिट with regard to remuneration fixed by the central government। अब सर हमें इसका आंसर लिखना कैसे चाहिए, या हम इसका आंसर लिखें कैसे?
दोस्तों आपको इसका आंसर लिखना चाहिए, मैं बोल रहा हूं, आप चाहो तो अपनी कॉपी में लिख सकते हो, वीडियो को पॉज कर करके लिख सकते हो। आपको इसका आंसर लिखना चाहिए दोस्तों, यहां से लिखते हैं एक बार। परसुएंट टू दी परसुएंट टू दी provisions of section pursuant to the provisions of section 200 of Companies Act 2013, if any company not have enough profits to give managerial remuneration। देखिए मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, आप सब जितने बच्चे लिख रहे हो ना, आप सबसे बेस्ट है हैंड राइटिंग है मेरी, इसीलिए, क्योंकि इतनी भारी भरकम और इतनी सुंदर माशाल्लाह हैंडराइटिंग को समझना आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, इसीलिए मैं इसे बोल रहा हूं लगातार। अगर आपको ये ना समझ में आए तो मेरे बोल रहा हूं उससे भी लिख सकते हैं आप। इफ एनी कंपनी नॉट हैव इनफ प्रॉफिट्स टू गिव मैनेजेरियल रेम्युनरेशन एज पर सेक्शन 197, then can give remuneration as per the limit fixed in Schedule 5। Second point. But second point. But if company not desire to give remuneration as per the limit of शेड्यूल 5, देखो शेड्यूल मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया, आपको पूरा लिखना है ना, आपको शॉर्ट में नहीं लिखने का है, आपको पूरा लिखना है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, शेड्यूल 5, देन remuneration can be decided by central government। यहाँ गवर्नमेंट भी मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको नहीं, मैं जो जो शॉर्ट में लिख रहा हूं आपको पूरा लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 200, ठीक है जी। नाउ अंडर सेक्शन 200, अच्छा पॉइंट में नहीं लिखेंगे अब, पॉइंट को थोड़ा सा हटा देते हैं। अंडर सेक्शन 200 देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट
to fix remuneration. Rather, there are several factors which are considered by central government to decide amount of remuneration. यहां मैंने अमाउंट भी शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है। क्लियर है ये चीज? टू डिसाइड अमाउंट ऑफ रेमुनरेशन। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। दोज फैक्टर्स आर एज फॉलोज। अब वो फैक्टर कौन कौन से हैं? अब देखिए, ये हम लोगों ने अपने इसमें पढ़ा है ना। मैं एक बार ले चलता हूं आपको। ये देखिए, सेक्शन 200 कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट रेमुनरेशन डिसाइड करती है तो वो ये देखती है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जिस डायरेक्टर को पैसा दिया जाना है उसको पहले कितना पैसा मिलता था, कितना रेमुनरेशन या कमीशन वो कंपनी से लेता था। अच्छा, उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है, वो कितना क्वालिफाइड है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। इन सब चीजों को देखने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट रेमुनरेशन डिसाइड करता है। तो ये वाले फैक्टर्स जो आपको दिख रहे हैं ये अपनी बुक में है, ये एज इट इज वहां पर उठकर आ जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया? तो ऐसे आपने यहां पर ये फैक्टर्स लिख दिए। आपने यहां पर ये फैक्टर्स लिख दिए। फिर आपको लिखना है, ऑल्दो लिमिट एज पर सेक्शन 197। अब भाई सेक्शन 200 के अंदर तो कोई लिमिट नहीं है, वो तो मैंने आपको बताया। 200 में तो सिर्फ फैक्टर से जो सेंट्रल गवर्नमेंट लोन देते हुए, लोन क्या, रेमुनरेशन डिसाइड करते हुए कंसिडर करता है। बट सेक्शन 197 और शेड्यूल 5 में लिमिट जरूर दी हुई है। तो ऑल दो लिमिट एज पर सेक्शन 197 एज फॉलोज। अब आपको सेक्शन 197 की लिमिट लिखनी है, वो अपन ने पढ़ी हुई है, देखिए। एक मिनट हो गया। ये सेक्शन 197 की लिमिट है, ये आपको लिख कर आनी है। तो यहां पर आपने, तो दोस्तों यहां पर आपने सेक्शन 197 वाली लिमिट लिख दी। फिर उसके नीचे और लिखना है, लिमिट ऑफ रेम्यूनरेशन, लिमिट ऑफ रेम्यूनरेशन एज पर शेड्यूल 5। अब शेड्यूल 5 वाली लिमिट लिख दो, छोटी सी है ना, ये शेड्यूल 5 वाली। अब एग्जामिनर ना कहीं भी आपका मार्क्स काट ही नहीं सकता, सिंगल परसेंट। और ये आंसर लिखने का एकदम करेक्ट तरीका है। यहां आपको पूरे 7 मार्क्स मिल जाते हैं दोस्त। क्लियर है? चलते हैं प्यारे बच्चों अपन लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बच्चे लिख रहे हैं कमेंट में कि सर, आप जहां पर बैठे हो आपके मुंह पे धूप आ रही है। आने दो, मेरे को तकलीफ नहीं है। आपको किस बात की तकलीफ है मेरे दोस्त? मेरे कहने का मतलब यह है कि आने दो ना यार। धूप, गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान आता रहेगा। अपन को क्या करने का है? अपन को अपना काम करने का है।
मन लगा के, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला था? भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कर्म करो फल की इच्छा मत करो। नहीं, ये नहीं बोला था। उन्होंने बोला था फर्म कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो चिंता नहीं करने का है। धूप वूप आ रही है, आने दो, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी सर्दी का मौसम है यार। तो सर्दी का मौसम है तो ठीक है ना, धूप तो अच्छी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। डिस्क्राइब द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट एंड कंडीशंस फॉर इशूइंग अ नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। अरे भाई, अगर इस दुनिया में इससे ज्यादा इजी कोई क्वेश्चन होता तो बड़े अचंभे वाली बात है ही नहीं। है ही नहीं। नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 173 सबसेक्शन 3, हर बोर्ड मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले जाना जरूरी होता है? एटलीस्ट क्लियर 7 डेज बिफोर। किसको दिया जाएगा? कंपनी के सभी डायरेक्टर्स को दिया जाएगा। नोटिस कैसे भेजा जा सकता है? हैंड डिलीवरी या बाय पोस्ट या बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, किसी भी तरीके से भेजा जा सकता है। क्या नोटिस नॉर्मली तो मिनिमम 7 डेज बिफोर जाना जरूरी है? क्या कम शॉर्टर टाइम पर भेजा जा सकता है? भेजा जा सकता है, लेकिन मीटिंग के अंदर कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट हो। मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है तो उस मीटिंग की मिनट्स को कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर साइन कर दे। सर, जब कंपनी ये नोटिस भेजेगी तो उसमें क्या क्या ऐसी कंडीशंस हैं जो कंपनी को फुलफिल करनी पड़ेगी? कंपनी अपने नोटिस के अंदर ये लिखेगी कि मेरी कंपनी के डायरेक्टर्स को मैं ये फैसिलिटी दे रही हूं कि अगर कोई डायरेक्टर मीटिंग में फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना चाहता, बल्कि अगर कोई डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मीन से मीटिंग अटेंड करना चाहता है, कर सकता है, अलाउड है, लेकिन उसके लिए पहले कंपनी को रीजनेबल टाइम पहले बता दे। वो डायरेक्टर हमें रीजनेबल टाइम पहले बता दे ताकि हम अरेंजमेंट कर लें। फिर जब कंपनी की मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसमें जितने भी डायरेक्टर ऑडियो विजुअल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हैं, कंपनी सेक्रेटरी पहले उनसे पूछेगा कि क्या उनको सुनाई और साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। फिर अगर मान के चलो और एक ऐसा इंजीनियर साथ में लेकर बैठना पड़ेगा कि कल को अगर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसमें कुछ भी मिस्टेक हुई, इंटरनेट चला गया, बिला बिला कुछ भी हो गया, वो इंजीनियर उसे करेक्ट कर सके। तीसरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड मीटिंग है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, कहीं कोई हैक तो नहीं कर रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है, इंफॉर्मेशन लीक तो नहीं हो रही है। चौथा, अगर मानकर चलो जो भी डायरेक्टर ऑडियो विजुअल मीन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग अटेंड कर रहा है, अगर वो कुछ बोल रहा था और बीच में डिस्टरबेंस हो गया, तो हुआ कैसा? अब हुआ ऐसा सर कि जो डायरेक्टर ऑडियो विजुअल मीन से है ना, ये है बोर्ड रूम, यहां पर ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है जिस पर उसकी आवाज और वीडियो आ रही है, और डायरेक्टर अपने घर पे वो बोल रहा था और यहाँ पर जितने भी बाकी डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट है उन सबको सुनाई दे रहा था। अचानक से डिस्टरबेंस हुआ और हमें ना तो कुछ सुनाई दे रहा है यहाँ बोर्ड रूम में, ना कुछ दिखाई दे रहा है, ये बेचारा बोलता जा रहा है। जैसे सपोज करो अभी आप लाइव क्लास ले रहे हो, मान के चलो कुछ डिस्टरबेंस हो जाए और आपका जो डिवाइस है, आपके मोबाइल जो लैपटॉप है, उनके अंदर ना मैं दिखाई देने लगूं ना मेरी आवाज आए, लेकिन मेरे को पता नहीं है, मैं यहां से लगातार बोलता जा रहा हूं, बोलता जा रहा हूं, बोलता जा रहा हूं। उस केस में जो कंपनी सेक्रेटरी होगा ना, वो डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करेगा कि सर, जब आप बोल रहे थे ऐसे ऐसे डिस्टरबेंस हो गया, प्लीज अपनी बात को दोबारा से बोलें। बस यही तो है। अब इससे ज्यादा डायरेक्ट इजी क्वेश्चन, 7 मार्क का क्वेश्चन दोस्तों। क्लियर है ये चीज यहां तक? चलते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों सेक्शन 235 से बिलोंग करता है। क्या सर, इस तरीके का क्वेश्चन हमने कहीं पर सॉल्व करा? हाँ, मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास करवाई थी उसके अंदर मैंने आपको इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करवाया था मेरे प्यारे से दोस्तों। सर एक बार समझा दो ना क्वेश्चन को, दोबारा सॉल्व करवा दो, करवा देते।
एक सेकंड में करवा देते हैं आप। चलिए, पहले क्वेश्चन समझा दो। लो, मैं इस क्वेश्चन को यहां पे ले लेता हूं, तो आपको मैं ऐसे समझाता हूं। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आखिर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन अ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन बाय अ मल्टीनेशनल कंपनी लिस्टेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर एक एमएनसी कंपनी है जो इंडिया के अंदर लिस्टेड है, और वो रिकंस्ट्रक्शन, मर्जर, अमलगमेशन कुछ कर रही है। कंपनी चाहती है कि जो उसके माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको कंपनी से लात मार के निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए। कैसे? कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर से उनके शेयर्स को खरीद लेना चाहते हैं, लेकिन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को वर नॉट गिवन अ चॉइस, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को इस बात का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया कि भैया आप बताइए, क्या आप अपने शेयर्स को प्रमोटर्स को बेचना चाहते हो कि नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। कंपनी बोली हम ऑफर लेकर आए हैं, उस ऑफर को 90% अप्रूवल मिल चुकी है। आपने अप्रूवल नहीं दी, आप 10% में हो, 90% अप्रूवल मिल चुकी है। तो अब तो हम आपके भी शेयर्स को जबरदस्ती परचेज कर लेंगे। सवाल यह है कि क्या कंपनी ऐसा कर सकती है, या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स बोलेंगे कि हमारे पास में ऑप्शन है, हम ऑफर को रिजेक्ट कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों अपना जो आ जाता है, देखिए मैं लेकर चलता हूं आपको सेक्शन 235 के ऊपर। हम लोगों ने सेक्शन 235 पढ़ा था, और मैंने बोला था ये नॉर्मल मर्जर से अलग होता है। जो नॉर्मल सेक्शन 232 का मर्जर है उससे सेक्शन 235 ये वाला मर्जर अलग होता है, क्योंकि ये परचेज के नेचर में होता है। और इसके अंदर जो शेयर होल्डर है उसको शेयर्स नहीं मिलते हैं, ट्रांसफरी कंपनी का कैश मिलता है। अब सुनिएगा मेरी बात को, हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था दोस्तों कि जब भी कोई कंपनी, लेट सपोज, एग्जांपल देते हैं, लेट सपोज टाटा कंपनी, टाटा कंपनी 1 mg कंपनी को के शेयर्स को परचेज करना चाहती है इन द नेचर ऑफ मर्जर एज पर सेक्शन 235। तो कैसे होता है? पहले टाटा कंपनी 1 mg कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास में ऑफर लाती है कि मैं तुम्हारे शेयर्स को परचेज करना चाहती हूं और इतने रुपए पे। ऑब्वियस बात है, 1 mg कंपनी का शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में अगर 100 रुपए का चल रहा है तो ये ज्यादा पर ही खरीदने को तैयार होगी, 110 पे, 120 पे। तभी शेयर होल्डर बोलेंगे हम अपने शेयर बेच देते हैं। तो पहले ये कंपनी इस कंपनी के शेयर्स को परचेज करने के लिए इसके शेयर होल्डर्स के पास में ऑफर लाती है, और 4 महीने तक वो ऑफर खुला रहता है। इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास में 4 महीने का समय होता है कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करें। अगर 4 महीने जब कंप्लीट हुए और अगर 90%, मिनिमम 90% अप्रूवल आ गई, मिनिमम 90% अप्रूवल आ गई, लेट सपोज कि 92% अप्रूवल आ गई, लेट सपोज, या 90 ही अप्रूवल आई है, ऐसा ले लो, 90% अप्रूवल, तो ये टाटा कंपनी उन 90% शेयर होल्डर्स के शेयर्स को परचेज कर लेगी और उनको पैसा पे कर देगी। अब कितने शेयर होल्डर्स बच गए कंपनी में? 10%। और वो कौन है? माइनॉरिटी है। क्यों? क्योंकि टाटा मेजोरिटी में आ गई ना, टाटा के पास में 90% शेयर्स आ गए, तो बाकी माइनॉरिटी है। तो अब टाटा कंपनी
इनको दोबारा से एक ऑफर देगी। कितने टाइम के अंदर देगी? 2 महीने में। 2 महीने कब से? जब से ये 4 महीने खत्म हुए उसके अगले 2 महीने में टाटा कंपनी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को ऑफर देगी, जिसमें लिखेगी कि सुनो, मैं तुम्हारी कंपनी के शेयर्स को परचेज करने के लिए ऑफर लाई थी, 4 महीने तक वो ऑफर खुला रहा था, तुम्हारे 90% लोग शेयर्स को बेचकर जा चुके हैं, अब सिर्फ तुम 10% बचे हो, तुम भी शेयर्स को बेच दो, वरना तुम माइनॉरिटी शेयर होल्डर बने रह जाओगे। कल को अगर कंपनी के अंदर कोई भी डिसीजन लेना होगा, और मान लो किसी भी डिसीजन में स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा, अगर तुम मना कर रहे होंगे तब भी तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मैं मेजोरिटी में हूं। मैंने अगर हां बोल दी तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, मेजोरिटी रूल अप्लाई हो जाएगा, रूल ऑफ मेजोरिटी। लेकिन उस नोटिस में टाटा कंपनी एक बात और लिखेगी, ये जो मैंने तुम्हें नोटिस दिया है, ये मैंने तुम्हें विद इन 2 मंथ्स नोटिस दे दिया है, और अब तुम्हारे पास में 1 महीने का समय है। किसके पास में 1 महीने का समय है? इन माइनॉरिटी शेयर होल्डर जिनके पास में 10% शेयर है, बोला तुम्हारे पास में अब 1 महीने का समय है। इस 1 महीने के अंदर अंदर तुम मेरे खिलाफ एनसीएलटी के पास अप्लाई कर दो। तुम एनसीएलटी के पास में एप्लीकेशन लगाकर ये बोलो कि ये टाटा कंपनी जबरदस्ती डरा रही है, धमका रही है, और हम नहीं बेचना चाहते हैं शेयर्स को, और ये क्यों क्यों हमारे शेयर्स को खरीद रही है, ये मना कर दो इसको। या फिर या फिर अगर तुमने, अब दो ऑप्शन है कि 1 महीने के अंदर तुम एनसीएलटी के पास में जाओ और मेरे खिलाफ अपील लगाओ, ये जो मैंने नोटिस तुम्हें अभी दिया है, दोबारा जो सेकंड टाइम ऑफर दिया इसके खिलाफ, या फिर मत जाओ। अब अगर तुम एनसीएलटी के पास में गए, अपील टू एनसीएलटी विद इन 1 मंथ, अगर तुम गए और मान लो एनसीएलटी ने ये बोल दिया कि हाँ, ये टाटा कंपनी ट्रांसफरी कंपनी फालतू में खरीदने को बोल रही है, कोई नहीं बेचेगा अपने शेयर्स को, तो मैटर खत्म, तुम बच गए और मैं तुम्हारे शेयर्स को नहीं खरीद पाऊंगी। अगर एनसीएलटी ने बोल दिया ट्रांसफरी कंपनी कैन नॉट परचेज शेयर्स ऑफ डाइसेंटिंग, डाइसेंटिंग मतलब जिन्होंने मना किया था, जो इंटरेस्टेड नहीं है, जो 10% माइनॉरिटी। लेकिन अगर वो 1 महीना खत्म हो गया और अगर तुम या तो एनसीएलटी के पास में गए नहीं थे, 1 महीने के अंदर या तो तुम एनसीएलटी के पास में गए नहीं थे, इसका मतलब है तुम एनसीएलटी के पास में नहीं गए तो तुम अपने शेयर्स बेचना चाहते हो, या फिर तुम एनसीएलटी के पास में गए थे और एनसीएलटी ने तुम्हारे ही खिलाफ ऑर्डर दे दिया, एनसीएलटी ने बोला नहीं, ट्रांसफरी कंपनी खरीदेगी शेयर्स को, तो अब ट्रांसफरी को, टाटा को शेयर्स खरीदना पड़ेगा। देखो, नो अपील टू एनसीएलटी, या एनसीएलटी गेव डिसीजन इन अगेंस्ट ऑफ डाइसेंटिंग शेयर होल्डर, एनसीएलटी ने बोला नहीं नहीं, वो सही कर रही है टाटा कंपनी, तो अब टाटा कंपनी को खरीदने ही पड़ेंगे हर हालत में। अब टाटा कंपनी ये नहीं बोल सकती नहीं 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 मैं नहीं खरीदना चाहती, अब खरीदने पड़ेंगे तेरे को, अब तेरे लिए कंपलसरी है, खरीदने पड़ेंगे। यहां हमें एक बात समझ में आ रही है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को ऑप्शन तो दिया जाता है, ऐसा नहीं होता, और ऑप्शन में क्या है, 2 महीने का नोटिस दिया जाता है, मतलब ये चाहे 90% लोगों ने अप्रूव कर दिया, चाहे 95 ने अप्रूव कर दिया, चाहे 98 ने अप्रूव कर दिया, लेकिन फिर भी जो माइनॉरिटी बचा उसको ऑप्शन तो दिया जाता है, जब 4 महीने खत्म हुए उसके 2 महीने के अंदर अंदर नोटिस देकर। तो यहां पर ये जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है ये सही बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं, एकदम सही बात बोल रहे हैं कि जी हाँ, हमको ऑप्शन मिलना चाहिए। क्लियर है दोस्तों ये चीज? चलते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सर, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कहीं पर सॉल्व किया है? एज इट इज, और मैं बता दूं ये क्वेश्चन जून 2025 के अटेम्प्ट में पूछा गया क्वेश्चन है सर, आप तो ऐसे ही बोलते हो, फालतू की बातें बोलते हो, झूठ बोलते हो। दिखा देते 97, ये देखो, जून 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़ लो। What is the required quorum for holding a board meeting as per the provisions of Companies Act 2013? एक
क्वेश्चन का एक हिस्सा हो गया। अब दूसरा हिस्सा एग्जामिन करना है। एक बोर्ड मीटिंग है, उसमें सिर्फ 3 डायरेक्टर मीटिंग में आए, जबकि कंपनी के अंदर टोटल 11 डायरेक्टर हैं। जो 3 मीटिंग में आए उनमें से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो बताओ quorum है कि नहीं। देखो सेम क्वेश्चन है कि नहीं। एग्जामिन द रिक्वायर्ड quorum फॉर होल्डिंग अ बोर्ड मीटिंग। अब जून 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर भी लिखा है। अगर आप बोलोगे ना कि सर जून 2025 में कहाँ पूछा है, ये देखो जून 2025 का आप क्वेश्चन पेपर ओपन करो, उसमें आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा, उसका जो ए हिस्सा मिलेगा, वो यही क्वेश्चन है। सर एक बार दोबारा से यहाँ पर सॉल्व करवा दो। अगर वहां सॉल्व करवाया है तो अच्छी बात है, यहाँ भी करवा दो, करवा देते हैं। ऐसी क्या बात है यार दोस्त, करवा देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा, इस क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है, एक्सप्लेन द रिक्वायर्ड quorum फॉर होल्डिंग अ बोर्ड मीटिंग एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो quorum क्या होती है, मतलब कितनी रिक्वायर्ड quorum है। अपन लोगों ने पढ़ा था दोस्तों सेक्शन 173 के अकॉर्डिंगली कि रिक्वायरमेंट क्या है। टोटल जितने डायरेक्टर्स हैं कंपनी में, टोटल जितने डायरेक्टर्स हैं कंपनी में, उसका 1/3 या फिर 2 डायरेक्ट, विच एवर इज हायर। ठीक है, ये तो हो गया इन नॉर्मल केस। इन नॉर्मल केस कॉरम क्या होगी, वो तो ये हो गई। लेकिन इफ 2/3 और मोर ऑफ टोटल डायरेक्टर्स, कंपनी में टोटल जितने डायरेक्टर्स हैं उसका 2/3 या उससे ज्यादा, 2/3 और मोर ऑफ टोटल डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, अगर इंटरेस्टेड हैं, देन फिर कॉरम क्या होती है, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स जो नॉन इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड नहीं होने चाहिए। और ये वाला कब लगती है, ये वाली कॉलम, अगर कंपनी के अंदर टोटल जितने डायरेक्टर हैं उसका 2/3 या उससे ज्यादा इंटरेस्टेड है। क्लियर है दोस्तों ये चीज यहां तक। स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर, मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई। तो ये तो हमने यहां तक क्वेश्चन का जवाब दे दिया। यहाँ 2013 जो लिखा हुआ है ना, इस तक हमने सवाल जवाब दे दिया। अब आगे चलते हैं। अब हमें एग्जामिन करना है इन दो सिचुएशन को। पहली सिचुएशन ये बोल रही है, कंपनी के अंदर टोटल 11 डायरेक्टर हैं, मीटिंग में सिर्फ 3 डायरेक्टर आए, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ठीक है, टोटल कितने डायरेक्टर्स हैं, टोटल डायरेक्टर्स हैं 11। ठीक है जी, 11 का 1/3 निकाल लो दोस्तों, 11 का 1/3 कैलकुलेट कर, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कॉरम क्या है, देखो टोटल का 1/3, तो 11 है टोटल, उसका 1/3 निकाल लेते हैं। ये आ रहा है दोस्तों 3.66। तो हमने बोला था जब भी हम 1/3 निकालते हैं, अगर वो फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम उसे 1 में काउंट कर लेते हैं। तो ये हो गए 4 डायरेक्टर, या फिर क्या है, और 2 डायरेक्टर, या फिर 2 डायरेक्टर, विच एवर इज हायर। सर 4 डायरेक्टर, तो कॉरम क्या होनी चाहिए, 4 डायरेक्टर। मीटिंग में कितने हैं, 3 डायरेक्टर। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, quorum is not present। quorum is not present। क्लियर। अब चलते हैं सेकंड वाले पर। सेकंड वाला क्या बोल रहा है,
बोल रहा है कंपनी के अंदर टोटल 11 डायरेक्टर हैं, लेकिन मीटिंग के अंदर 5 डायरेक्टर प्रेजेंट हुए। कंपनी में टोटल कितने डायरेक्टर हैं? 11। मीटिंग में कितने आए? 5। लेकिन उन 5 में से 3 इंटरेस्टेड हैं और 2 नॉट इंटरेस्टेड हैं। तो बताओ कॉरम। ठीक है जी। हमने ये बोला था कि अगर कंपनी के अंदर टोटल जितने डायरेक्टर्स हैं उसका 2/3 या उससे ज्यादा इंटरेस्टेड होगा तो ये वाली कॉरम लगेगी, अदरवाइज ये नॉर्मल कॉरम ही लगेगी। क्वेश्चन ये बोल रहा है सर कंपनी के अंदर टोटल 11 डायरेक्टर हैं, तो 11 का एक बार 2/3 कैलकुलेट कर लेते हैं। हम ये देख लेते हैं क्या टोटल का 2/3 इंटरेस्टेड है कि नहीं। 7.33 आ रहा है दोस्तों, तो इसे राउंड में कर लोगे तो ये 1। तो कम से कम 8 डायरेक्टर इंटरेस्टेड होना जरूरी है, लेकिन सवाल बोल रहा है कि सिर्फ 3 डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। तो इसका मतलब यह है कि सर ये वाली कॉलम तो नहीं लगेगी, नॉर्मल वाली कॉलम लगेगी। अब नॉर्मल कॉलम कितनी है? 4 है, अभी अभी कैलकुलेट करी, मतलब 4 डायरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है मीटिंग में प्रेजेंट तो 5 डायरेक्टर हैं, पर उनमें से 3 इंटरेस्टेड है, 2 ही नॉट इंटरेस्टेड है। क्या इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को कभी भी कॉरम में काउंट करते हैं? नहीं सर, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को कॉरम में काउंट नहीं करते। तो यहां भी हम लिखेंगे कि कॉरम इज नॉट प्रेजेंट। और ये इसका प्रॉपर आंसर पूरा हमने यहां पर देखो लिखा हुआ है। क्लियर है ये चीज? चलिए चलते हैं दोस्तों अपन लोग आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, यूनाइटेड सोशल सर्विस लिमिटेड। मैं आपको बताऊं दोस्तों ये क्वेश्चन दिसंबर 2025 में पूछा गया है, जहां तक मुझे याद है। 1 मिनट में देख देता हूं। शायद जितना मुझे याद आ रहा है, ये देखिए, ये जो अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूं। दिसंबर 2024 का मॉडल क्वेश्चन पेपर है सीएमए फाइनल लॉ का, दिसंबर 2024। और इसके अंदर एग्जैक्टली वही क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। यूनाइटेड सोशल सर्विस लिमिटेड इज अ कंपनी फॉर्म बाय 10 प्रोफेशनल्स। पहले मैं सवाल समझा देता हूं कि आखिर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आंसर समझा दूंगा। आंसर बहुत इजी है, बड़ा इजी। ये बोल रहा है कि यूनाइटेड सोशल सर्विस लिमिटेड एक कंपनी है दोस्तों, जिसके अंदर 10 प्रोफेशनल काम करते हैं। कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल हर प्रमोटर ने लगाई हुई है। कंपनी चाहती है कि वो बहुत सारी एनजीओ वाली सर्विस प्रोवाइड करे, है ना, और सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करे, लेकिन मार्जिनल प्रॉफिट के साथ। बताओ आयरनी हुई कि नहीं हुई? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कंपनी एक तरफ तो बोल रही है कि मैं एनजीओ का काम करूं, एनपीओ का, मैं आर्ट के लिए, कॉमर्स, चैरिटी, रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए काम करूं, दूसरी तरफ बोल रही है मार्जिनल प्रॉफिट भी तो चाहिए ना। दो दी रजिस्टर्ड ऑफिस इज इन दिल्ली, कंपनी का ऑल दो रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, लेकिन वो पुष्पा भाऊ बनना चाहती है, पैन इंडिया बेसिस पर काम करना चाहती है। अब आप ये बताइए, फर्स्ट, क्या ये कंपनी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है? जी बिल्कुल भी नहीं। रीजन बीइंग कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी वो कंपनी होती है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। ये कंपनी तो मार्जिनल प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, इसलिए पहले इस कंपनी को प्रॉफिट के लिए काम करना छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से एनपीओ का अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। दूसरी बात,
अगर कंपनी एनपीओ नहीं है तो क्या ये एनपीओ में कन्वर्ट हो सकती है? जी हाँ, हम लोगों ने पढ़ा है अपने चैप्टर में, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ये कंपनीज एनपीओ में कन्वर्ट हो सकती है। तीसरी बात, अगर सर एनपीओ में कन्वर्ट होना है तो क्या करना पड़ेगा? अरे भैया, ये देखो, अगर आप एनपीओ को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो ये ठीक है, और कन्वर्जन अगर करना चाहते हैं तो पहले बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी, फिर बोर्ड मीटिंग करने के बाद में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, फिर जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, फिर जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद में आपको अपना जो लाइसेंस है वो सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। रीजनल डायरेक्टर को फॉर्म नंबर आईएनसी 18 के अंदर ये बताना पड़ेगा कि सर अब हम जो है वो एनपीओ में कन्वर्ट होना चाहते हैं। ये सब चीजें बतानी पड़ती है। वंस कन्वर्टेड, अगर एक बार कन्वर्ट हो गई, वुड दी प्रमोटर्स गेट डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट? सर सेक्शन 8 एनपीओ बोलता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जो है वो कभी भी डिविडेंड नहीं दे सकती किसी भी केस में। तो सिंपल सा बच्चों इसका आंसर है। इवन इसका आंसर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर भी यहां पर ये है। सीएम इंस्टीट्यूट ने खुद ने इसका पूरा आंसर दिसंबर 2024 वाले में दिया हुआ है। अरे ये मेरी बात समझ में, ये मैंने आपके कोर्स में अपलोड कर दिया है। मैं दोबारा से इसको और अपलोड कर दूंगा आंसर्स के साथ में, आपके कोर्स में आपको मिल जाएगा, तो टेंशन की बात ही नहीं। अच्छा, इवन आप ये देखिए, इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एकदम इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर अजय एन एडवोकेट। देखिए फिर दोबारा से दिसंबर 2024 का, मिस्टर अजय एन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। सोनाली उसकी वाइफ है मिस्टर अजय की, ये देखो सोनाली उसकी वाइफ है मिस्टर अजय की। तो दिसंबर 2025 और दिसंबर 2024 सेम मॉडल क्वेश्चन पेपर में सेम क्वेश्चंस दिए गए। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है एक अजय नाम का आदमी है, और अजय जो है वो एडवोकेट है, वकील है, और वो क्या करता है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि आज मान लो किसी कंपनी के अगेंस्ट में आपको सीआईआरपी चालू करवाना है, कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस अगर कंपनी के लिए चालू करवाना है, तो वो आपके लिए एप्लीकेशन लगा देता है एनसीएलटी के पास में, कॉरपोरेट डेटर के खिलाफ। चाहे आप फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं तो अंडर सेक्शन 7 एप्लीकेशन लगा देता है, अगर आप ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं तो सेक्शन 8 की कंडीशंस को फॉलो करके सेक्शन 9 में एप्लीकेशन लगा देता है। क्लियर है ये चीज यहां तक? सवाल ये बोल रहा है कि ये जो मिस्टर अजय एडवोकेट हैं, ये जो एप्लीकेशन लगाते हैं, इनकी वाइफ है जो कि मिसेज सोनाली इनकी धर्म की पत्नी है, और ये रजिस्टर्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हैं जो आईबीबीआई के पास में रजिस्टर्ड है। होता क्या है कि ये जो इनकी वाइफ है सोनाली, इनकी आईबीबीआई बोर्ड में सेटिंग है बढ़िया, और ये बढ़िया आईपी की पोजीशन पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो जब भी कभी ऐसा होता है, मिस्टर अजय के पास में कोई क्रेडिटर आता है, तो मिस्टर अजय बोलता है सुनो, आप मेड से एप्लीकेशन लगवाओ कंपनी के खिलाफ, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन से आपका काम बन जाएगा, क्योंकि मेरी बीवी जो है ना वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है। मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा, आपकी एप्लीकेशन को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और मेरी वाइफ ही आपकी कंपनी में इंसॉल्वेंसी, मतलब जो आपका कॉर्पोरेट डेटर है उसमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनकर आएगी, और रिवाइव करने का काम शुरू कर देगी। और इवन क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी वही बनेगी, मेन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल भी वही बनेगी, और उसकी सैलरी भी उसको बढ़ चढ़ के दी जा रही है, मतलब प्रॉपर सेटिंग करी जा रही है। अब आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, और ऐसा ऐसा पिछले 6 महीने के अंदर अंदर ये जो अजय और उसकी वाइफ सोनाली है, इन लोगों ने 15 से ज्यादा असाइनमेंट करें, जिसमें अजय ने एप्लीकेशन फाइल करी है, 15 की 15 एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है। 15 की 15 एप्लीकेशन में सोनाली उसकी वाइफ जो है वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनकर आई है। सवाल ये पूछ रहा है
इज मिसेस सोनाली राइट इन एक्सेप्टिंग द असाइनमेंट? क्या वो सही हैं? आप बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सोनाली सही कर रही है? जी नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट ये बोलता है कि प्रॉपर इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, प्रॉपर इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। आप ये सही नहीं कर रहे हो। क्लियर है ये चीज यहां तक? दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए। आईबीबीआई हैज इशूड अ शो कॉज नोटिस टू मिसेस सोनाली। उन्होंने सोनाली को एक कारण बताओ नोटिस दिया है, बेस्ड ऑन द एडवर्स रिमार्क मेड बाय एनसीएलटी। एनसीएलटी ने आईबीबीआई को बोला, यार ये जो सोनाली है ना, ये शायद कुछ गड़बड़ कर रही है, जबरदस्ती में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बन रही है, इसका पति एप्लीकेशन लगाता है, एक्सेप्ट कराती है। एनसीएलटी ने आईबीबीआई को बोला चेक करो। अब आईबीबीआई ने उसको शो कोज नोटिस दिया है कि भैया तुम्हारे अगेंस्ट में कंप्लेंट आई है, आखिर मैं उसके अगेंस्ट में एक्शन क्यों ना लूं? तो आईबीबीआई एम्पावर्ड है, वो ऐसा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है अगर उसको लगे कि इस तरीके की कोई गलत किया जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन, अज्यूम दैट आउट ऑफ द 15 असाइनमेंट, ये जो 15 असाइनमेंट मिसेस सोनाली ने एक्सेप्ट किए, अज्यूम कीजिए कि उनमें से दो जो हैं वो लिस्टेड कंपनी है, तीन जो हैं वो अनलिस्टेड कंपनी है और बाकी 10 प्राइवेट कंपनी है। तो क्या उस हिसाब से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ने ये सही असाइनमेंट लिए? क्या कोई लिमिट होती है क्या कि एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मैक्सिमम इतनी पब्लिक कंपनी, इतनी प्राइवेट कंपनी, इतनी लिस्टेड कंपनी, इतनी अनलिस्टेड कंपनी का ही इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकता है? मैं बता दूं दोस्तों, ऐसी कोई भी लिमिट नहीं होती है। ऐसी लिमिट सिर्फ ऑडिटर और डायरेक्टर के लिए होती है। देयर इज नो कैप लिमिट, ऐसा कुछ भी नहीं। क्लियर है? तो इसका आंसर आपके दिसंबर 2025 वाले मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, जो कि आपके कोर्स में विद क्वेश्चन और आंसर अपलोड है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो हंसोगे। दिसंबर 2025 के मॉडल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है फीचर्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। दोबारा से लेकर चलता हूं दिसंबर 2024 के पर, फीचर्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो आप ये बोल सकते हो कि जो मॉडल क्वेश्चन पेपर सीएमए इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2024 में निकाला, एग्जैक्टली दिसंबर 2025 में निकाला, और ये कोई ऐसा नहीं है कोइंसिडेंस है, घुमा फिरा के जून 24 का जून 25 में लपेट दिया। मतलब वो होता है ना कि यार एक दो अटेम्प्ट हो गए, बच्चे भूल गए होंगे, चलो वही वाला क्वेश्चन पेपर लपेट दो इधर। अब फीचर्स क्या है ये हमने पढ़े हैं। मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास करवाई, उसमें एमसीक्यू में चैप्टर में कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलता है ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, जो शेयर होल्डर्स स्टेक होल्डर हैं उनका पार्टिसिपेशन, उनको ऐसा लगना चाहिए कि कंपनी कुछ भी कर रही है तो पहले जनरल मीटिंग में वोट करवाती है ना। फेयरनेस रहना जरूरी है। देखो तीन फीचर्स तो मैंने आपको बताए थे कि ये तीन फीचर तो हमेशा ही याद रखना, और उनको याद करने की ट्रिक भी मैंने बताई थी, फैट याद कर लेना, फैट। फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, मतलब फेयरनेस मतलब कंपनी जो भी काम करेगी एथिकल तरीके से करेगी, इलीगल अनएथिकल काम नहीं करेगी। अकाउंटेबिलिटी, कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं वो अकाउंटेबल होंगे, रेस्पॉन्सिबल होंगे, वो कंपनी के अंदर जो भी स्टेप ले रहे हैं, अगर उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो उसकी वाहवाही लेते हैं कि देखो हमने स्टेप लिया, हमारी वजह से फायदा हुआ। अगर उस स्टेप से कंपनी को नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी भी आप ही लो। और ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, कंपनी जो कुछ भी कर रही है वो सब कुछ उसे अपनी वेबसाइट पे, न्यूज़पेपर्स में, सेबी स्टॉक एक्सचेंज, आरओसी एनसीएलटी को टाइम टू टाइम बताना पड़ेगा। मेन फीचर्स ये होते हैं। और उसके अलावा तो ये कंपनी की जो वैल्यू ऑफ द एंटरप्राइज है ये इंक्रीज करो, सस्टेनेबिलिटी का काम करो, इनोवेशन के साथ में काम करो, सीएसआर जो है वो प्रॉपर तरीके से करो, प्रोफेशनल तरीके से काम करो, स्टेक होल्डर को रिकॉग्नाइजेशन मिले। क्लियर है ये चीज? यहां तक मेरे ख्याल से दोस्तों आपको समझ में आया। बाकी जितने भी क्वेश्चंस आप यहां पर देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन डायरेक्ट हैं, और ये सभी, फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये सभी सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर की क्लास, हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास आपको सेपरेटली मिली है।
हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन क्लास आपको, एमसीक्यू क्लास आपको सेपरेटली मिली है। सब एग्जैक्टली डायरेक्ट क्वेश्चन है जो अपन ने करे हुए हैं। तो दोस्तों ये था आपका दिसंबर 2025 का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जिसका अपन लोगों ने ए से लेके जेड तक, आपकी भाषा में जी तक, मेरी भाषा में जेड तक, अपन लोगों ने कच्चा चिट्ठा देख लिया। मिलेंगे दोस्तों हम लोग अपने अब दूसरे वाले मॉडल क्वेश्चन पेपर के क्लास में। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो मिलते हैं दोस्तों अपन लोग। देखिए, दिसंबर 2024, जून 2025, दिसंबर 2025 सबकी मॉडल क्वेश्चन पेपर की क्लासेस आपको प्रोवाइड की गई है। तो चलिए मिलते हैं अपन लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर प्यारे बच्चों।